नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी सपा के शूद्र संग्राम की, जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में न सिर्फ भूचाल ला दिया बल्कि सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अखिलेश यादव ने 24 का एजेंडा सेट कर दिया है। वहीं बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो अब न सिर्फ धर्माचार्यों को चुनौती दे रहे हैं बल्कि 85 बनाम 15 के मोर्चे पर खुलकर खेल रहे हैं। साथ ही बताएंगे शिवपाल यादव के उन शब्दभेदी तीर के बारे में, जिन्हें चलाकर शिवपाल भाजपा को मैनपुरी की तर्ज पर सीधी चुनौती देने की बात कह रहे हैं। वहीं बात करेंगे अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक यादव की उस मांग के बारे में जिस पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो सकती है। और आखिर में बात करेंगे मंदी और महंगाई के बीच बजट से बड़ी उम्मीद की। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात सपा का शूद्र संग्राम 24 में पावर के लिए पोस्टर वाला पैगाम, क्योंकि जो लड़ाई अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान से शुरू हुई थी, वो सपा दफ्तर से बाहर लगे शूद्र वाले पोस्टर से और ज्यादा तेज हो गई है। इस पोस्टर में गर्व से कहो मैं शूद्र हूं जैसी बात कही गई। हालांकि ये पोस्टर सपा की तरफ से नहीं लगाया गया, लेकिन जिस तरह से सपा ने इसको लेकर कोई सफाई नहीं दी, उससे साफ है कि इस पोस्टर को सपा का समर्थन मिला हुआ है। अब सपा के शूद्र वाले दांव पर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। सपा का शूद्र संग्राम, पावर के लिए पोस्टर वाला पैगाम। लखनऊ में 20 संगठन करेंगे स्वामी का सम्मान, 24 से पहले तूफानी घमासान। रामचरितमानस पर क्लेश, शूद्र दांव से दिल्ली को साधेंगे अखिलेश। दो 2024 की चुनावी जंग भले ही अभी दूर हो, लेकिन यूपी में बिछ रही बिसात दिल्ली की बेचैनी बढ़ाने लगी है, क्योंकि जो भाजपा रामचरितमानस के मोर्चे पर अब तक अखिलेश यादव को घेर रही थी, उस पर समाजवादी पार्टी ने शूद्र वाला ऐसा दांव चला कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का पारा चढ़ गया। क्योंकि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे एक पोस्टर से डंके की चोट पर यह ऐलान किया जा रहा कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। जिस पोस्टर के जरिए शूद्र वाला दांव चला गया, उसमें 6743 जातियों का भी जिक्र है। जानकारों की माने तो यह पोस्टर अखिलेश यादव के उस बयान के आगे का प्लान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो शूद्र हैं या नहीं, वो ये सीएम योगी से पूछेंगे। जिस पे आपत्ति है वो उसको हम सदन में पूछेंगे। रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है, और फिर जो संविधान की शपथ लेकर के बैठे हैं और उनसे जरूर मैं पूछूंगा इस बात। 2024 के लिए समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होगी, ये इस पोस्टर से साफ हो जाता है। दरअसल समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ये जो पोस्टर लगाया गया है, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और ये पोस्टर तब लगा जब अखिलेश यादव ने खुद को शूद्र कहा। उन्होंने कहा कि वो सदन में मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि शूद्र कौन है। और अब शायद समाजवादी पार्टी 2024 में 85 बनाम 15 की जो राजनीति है, जो रणनीति है, उसी के तहत आगे बढ़ती नजर आएगी। और उसी पर 2024 में वो कहीं न कहीं अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी तय करेगी। लेकिन जिस तरह से सपा दफ्तर के बाहर शूद्र वाला पोस्टर लगाया गया, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। भाजपा ने धार्मिक सौहार्द वोट के लिए जातियों में बांटने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया, तो ओपी राजभर ने सपा के खिलाफ ताल ठोक दी। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी की मति को भगवान ने एक तरह से उनको, जब जिसका होता कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उनकी बुद्धि को मतलब जब खराब समय आता है, सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है, तब इस प्रकार के विषयों को वह हवा देने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के कृत्य करके वोट की राजनीति में समाज को विकृत मत करें। जो काम बसपा पहले करती थी, अब सपा उसकी नकल कर रही है।
ये सपा और बसपा, ये दल अलग हैं, दिल एक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज आपको जब शूद्र की बात आप करते हो तो जो शूद्र में जो मनुस्मृति की व्यवस्था थी उस हिसाब से 6,743 जातियां पूरे देश में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछड़ों में 96 जातियां हैं। तो 96 जातियों में आपने याद किया किसी का? आपने याद नहीं किया। आवाज बैनर लगा रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो कि हम शूद्र हैं, हम मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे। हम भी आपसे सवाल करते हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू किया? क्या समस्या थी आपके सामने? क्या इस पे कभी आपने किसी मुख्यमंत्री से सवाल किया? 5 साल थे मुख्यमंत्री। अब इसे लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन गई है और इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है उसी की तरह से अखिलेश यादव भी ऐसे कदम उठा रहे हैं, ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं। जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी ऐसी बात कर रही है तो क्या वो अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जाति विहीन व्यवस्था है। गौरतलब है कि सपा की कोशिश यादव, मुस्लिम, पिछड़े, दलित और अति पिछड़ा वोट को एक कर भाजपा के बराबर पहुंचने की है। यही वजह है कि अखिलेश यादव न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में खुलकर खड़े हो गए, बल्कि अपने ठाकुर और ब्राह्मण जाति से आने वाले नेताओं को दरकिनार कर 2024 के लिए अपना एजेंडा भी साफ कर दिया कि अब लड़ाई शूद्र वाले मोर्चे पर ही होगी, क्योंकि अखिलेश न सिर्फ स्वामी का कद बढ़ा चुके हैं, बल्कि स्वामी के 85 बनाम 15 वाले नारे की लाइन पर आगे बढ़ते दिख रहे और अब इसे ज्यादा धार देने के लिए ओबीसी और SC/ST के करीब 20 संगठन बुधवार को लखनऊ में धर्म ग्रंथों के विरोध में एक बड़ी पदयात्रा निकालने जा रहे। ये यात्रा परिवर्तन चौक से भीमराव अंबेडकर प्रतिमा तक निकाली जाएगी, जिसमें कई पिछड़े नेता शामिल होंगे। इस दौरान सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का सम्मान किया जाएगा। जब से रामचरितमानस पर लड़ाई छिड़ी है, कई नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़े नजर आ रहे, लेकिन अब भाजपा नेता रघुराज शाक्य ने अखिलेश यादव को शूद्र वाले मोर्चे पर यह कहते हुए चुनौती दे दी कि अगर पिछड़ों और अति पिछड़ों की इतनी ही चिंता है तो वो स्वामी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दें। के आर्टिकल 15 में जो लिखा गया है कि देश के किसी नागरिक की जाति, वंश, लिंग, रंग और जातीय स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता जाएगा, वो उन अधिकारों का वायलेशन है और उससे समाज में गैर बराबरी, भेदभाव का संदेशा जाता है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसी लाइनों को हटाया जाना चाहिए। भाई उनका दल है, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना, हम तो कह रहे उन्हें मुख्यमंत्री का घोषित करना चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री के लिए घोषित करना चाहिए। अखिलेश जी को उन्हें प्रस्ताव लाना चाहिए कि स्वामी प्रसाद जी अगले प्रदेश के मुखिया होंगे, तो सबसे ज्यादा बैकवर्ड का सम्मान रहेगा। मतलब एकदम साफ है, समाजवादी पार्टी ने शूद्र वाले दांव से एक बड़ी लकीर खींच दी है। अब भाजपा के सामने सवाल इस बात का है कि जिस पिछड़े और अति पिछड़े वोट के दम पर वो यूपी में 50% वोट तक पहुंची, अगर उसमें सेंध लग गई तो उसका 24 में यूपी की सभी 80 सीट जीतने का मिशन न सिर्फ फेल हो जाएगा, बल्कि समूचा विपक्ष यूपी से बिहार और दूसरे राज्यों में भी लामबंद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात अखिलेश के स्वामी के धर्माचार्य को चुनौती 24 की जंग रामचरितमानस पर होगी, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव ने शूद्र वाला दांव चल दिया है तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य 85 बनाम 15 के मोर्चे पर लगातार खेल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस वाले बयान पर धमकियां मिल रही हैं, अब स्वामी ने धर्माचार्यों को लेकर ये कहते हुए जंग छेड़ दी कि 3% हिंदुओं का सम्मान करने के लिए 97% हिंदुओं का लगातार अपमान हो रहा है। अखिलेश के अर्जुन की धर्माचार्यों को चुनौती, 24 की जंग रामचरितमानस पर होगी। स्वामी के खिलाफ विरोध की लड़ाई, गर्दन काटने से फांसी की मांग तक आई। जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बयान दिया है, तब से स्वामी के खिलाफ साधु संतों से लेकर भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि कोई स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने की धमकी दे रहा तो कोई गर्दन काटने पर 21 लाख के इनाम की बात कह रहा। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भाजपा के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने स्वामी के खिलाफ मुकदमा चलाकर फांसी दिए जाने की मांग तक कर डाली।
माने उच्चतम न्यायालय दिल्ली को पत्र लिखा है कि वो संज्ञान लेकर के, क्योंकि जो अपने स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर जी जैसे जो लोग हैं इस देश में, वो इस देश के ऊपर कलंक है, वो तो मोहरा है केवल। इन लोगों को संज्ञान लेकर के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वयं इन पर संज्ञान ले और इनको फांसी की सजा हो फास्ट ट्रैक कोर्ट में, जिससे कि देश के अंदर जो विदेशी ताकतें हैं, क्योंकि ये राजनीति में बुरी तरह फेल हो चुके हैं। लेकिन चौतरफा हो रहे हमले के बाद भी स्वामी झुकने के लिए तैयार नहीं। वो खुलकर विरोध करने वालों को चुनौती दे रहे हैं। इसे स्वामी प्रसाद मौर्य के इन ट्वीट से समझ सकते हैं, क्योंकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हुआ, स्वामी ने अपने ट्वीट से तीखा जवाब दिया। और ताजा ट्वीट से स्वामी प्रसाद मौर्य ने न सिर्फ धर्माचार्यों को चुनौती दे दी, बल्कि हमला करते हुए यहाँ तक लिख दिया कि 3% हिंदू धर्माचार्यों की भावना मायने रखती है, लेकिन 97% हिंदुओं का अपमान कोई मायने नहीं रखता। इसी छड़ी गली व्यवस्था के लोग इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित किए जाने की बात करके देश के 97% का अपमान करते हैं। और ये 97% आबादी वाले भी हिंदू ही हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि लोग गाली देना, अपमान करना ही धर्म मानते हैं, जबकि मानव सम्मान, मानवता का सशक्तिकरण ही धर्म का मकसद होता है। मतलब एकदम साफ है। स्वामी प्रसाद मौर्य न सिर्फ खुद पर हो रहे हमलों का सीधा जवाब दे रहे हैं, बल्कि वो उन्हें उन्हीं के अंदाज में घेर रहे हैं। क्योंकि जब हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने स्वामी की गर्दन काटने पर 21 लाख का इनाम देने की बात कही थी, तो स्वामी ने पलटवार करते हुए ये कह दिया था कि कई हिस्ट्री शीटर संत बने हुए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की, और उसके बाद जब हंगामा बढ़ा तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ट्वीट के जरिए धर्माचार्यों, संतों के खिलाफ तमाम जो बातें हैं वो कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज फिर एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ धर्म के जो ठेकेदार हैं वो जिस तरीके की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं 97% जो हिंदू हैं उनका जब अपमान किया गया तब उन्होंने बात उठाई है। और जब वो ये बात कह रहे हैं तो केवल 3% जो धर्म के ठेकेदार हैं उन्हें ही बुरा क्यों लग रहा है, उन्हें ही मिर्ची क्यों लग रही है। लेकिन जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य बैक टू बैक हमला बोल रहे, भाजपा भी पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। वो बताने में लगी है कि स्वामी ने रामचरितमानस की कुछ चौपाई का विरोध नहीं किया, बल्कि पूरी रामचरितमानस का विरोध किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाया गया है, मैं इतना ही कहूँगा कि उनको महासचिव बना करके कोई बड़ा स्थान नहीं दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा जिला महामंत्री जो कर सकता है, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव उससे चौथाई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है। 4 बार मिनिस्टर थे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मौर्य जी। सरकार में तब नहीं याद आया कि दलितों का अपमान हो रहा, महिलाओं का अपमान हो रहा है, शूद्रों का अपमान हुआ, दलितों का अपमान हो रहा, तब नहीं याद आया। फिर जब सत्ता जाते देखा तब रामम शरणम गच्छामि, तब राम की शरण में चले गए। तब रामचरितमानस का ग्रंथ तुलसीदास जी का लिखा बहुत अच्छा था, तब माला फूल चढ़ाए, अगरबत्ती चंद दिखाए, बेटी को सांसद बना लिया। लेकिन अब सपा और स्वामी दोनों को ये विरोध रास आने लगा है, क्योंकि जिस तरह से इस विरोध के आगे सपा ने शूद्र वाली लाइन पकड़ी है, उससे साफ है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात शिवपाल के शब्दवेदी तीर, मंत्रियों के सामने मैनपुरी की लकीर, क्योंकि जब से शिवपाल सपा के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं उनका वो एक्शन वाला अवतार लौट आया है। शिवपाल न सिर्फ बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं, बल्कि अब यूपी सरकार के मंत्रियों को मैनपुरी के अंदाज में चुनौती दे रहे हैं। शिवपाल आज जौनपुर में थे, जहां भाजपा पर जमकर हमला उन्होंने बोला है। शिवपाल के शब्दवेदी तीर, मंत्रियों के सामने मैनपुरी की लकीर। जिम्मेदारी के बाद एक्शन में शिवपाल 24 की पिच पर करेंगे कमाल। जब से शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मिली है, शिवपाल यादव पुराने वाले एक्शन में लौट आए हैं, जो सपा को
बूथ स्तर पर मजबूत कर रहे, बल्कि बैक टू बैक अलग अलग जिलों का दौरा भी कर रहे, बल्कि 2024 की पिच पर भाजपा को सीधी चुनौती देते नजर आ रहे। शिवपाल के निशाने पर वो मंत्री हैं जो पिछले दिनों शिवपाल की जिम्मेदारी को लेकर लगातार हमलावर हो रहे थे। ये जो बड़बोले मंत्री हैं, बड़बोले मंत्री अभी जब मैनपुरी चुनाव हुआ था तब गए थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, तो वहाँ की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। और आगे आने वाले चुनाव में कैसे चुनाव लड़ा जाता है हम उनको सिखा देंगे। शिवपाल सिंह यादव जब से समाजवादी पार्टी में वापस आए हैं, पुराने तेवर दिखाने का कोई मौका चूक नहीं रहे। पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद तो उनके हौसले और भी आसमान छूने लगे हैं। शिवपाल सिंह यादव 80 में 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे भाजपा नेताओं को सीधे तौर पर चेता रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है ये हम सिखाएंगे। दरअसल मैनपुरी में शिवपाल अपने चुनावी प्रबंधन का एक नमूना भाजपा को दिखा चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता आए, लेकिन नतीजा क्या रहा। शिवपाल सिंह यादव की ये नसीहत और एक तरह से अप्रत्यक्ष चुनौती भाजपा के लिए अगले चुनाव में खतरा साबित हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवपाल सपा की साइकिल में हर एक सीट पर मैनपुरी वाली हवा भर पाएंगे, क्योंकि मैनपुरी सपा का गढ़ था जहां मुलायम की सहानुभूति भी सपा के साथ थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सपा बड़े मार्जिन से इस लड़ाई को जीत गई। लेकिन 2024 की पिच पर चुनौती इस बात की है कि सपा की साइकिल पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 5 के स्कोर से आगे नहीं बढ़ पाई। मौजूदा समय में सपा के पास सिर्फ 3 सांसद है, जबकि मुलायम सिंह के दौर में इसी सपा की गूंज न सिर्फ लोकसभा में बोलती थी, बल्कि बड़े बड़े बिल को पास कराने के लिए सत्ताधारी दल को सपा की जरूरत महसूस होती थी। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब मुलायम सिंह यादव पार्टी के मुखिया थे, तब कई बार सपा केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के लिए संकट मोचक बनकर सामने आई। ऐसे में शिवपाल जब लौटकर सपा में आए हैं और अखिलेश यादव ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, तो एक बड़ी परीक्षा इस बार शिवपाल की भी होनी है, क्योंकि शिवपाल में कितना दम बाकी है इसका बड़ा फैसला 2024 में हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात इटावा का बदलेगा नाम, मुलायम को मिलेगा सम्मान, क्योंकि अब तक सिर्फ इस बात की लड़ाई थी कि मुलायम को पद्म विभूषण की जगह भारत रत्न मिले, लेकिन अब इटावा का नाम बदलकर मुलायम नगर करने की मांग होने लगी है। और ये मांग किसी और ने नहीं, अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक यादव ने की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इटावा का नाम बदलने की मांग अखिलेश को पसंद आएगी, क्योंकि जब अयोध्या और प्रयागराज का नाम बदला था तब अखिलेश ने खूब निशाना साधा था। इटावा का बदलेगा नाम, मुलायम को मिलेगा सम्मान। नाम बदलने वाली सियासत हाई, मुलायम के नाम पर नई लड़ाई। सम्मान जितना मिले उतना कम होता है, क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान देने का ऐलान किया था, जिसका विरोध करते हुए सपा ने मुलायम को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर दी। लेकिन अब सम्मान की लड़ाई भारत रत्न से आगे बढ़कर इटावा का नाम बदलकर मुलायम नगर रखने पर आ चुकी है, क्योंकि इटावा के जिला पंचायत के अध्यक्ष और अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक यादव ने इटावा का नाम बदलकर मुलायम सिंह यादव के नाम पर रखने की मांग की है, जिनका दावा है कि इटावा की पहचान मुलायम सिंह यादव के नाम से ही है, इसलिए इटावा का नाम बदलकर मुलायम सिंह यादव के नाम पर रख देना चाहिए। इटावा का जिला आदरणीय नेताजी का जिला रहा है, नेताजी की धरती है, तो इसलिए लोग यहाँ पर नेताजी को आज भी याद कर रहे हैं। और हम लोग को ऐसा लगता नहीं है नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी आज जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है, तो हमारे तमाम सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है कि इटावा का नाम आदरणीय नेताजी के नाम से मुलायम नगर करने के लिए। बड़ी बात यह है कि जो मांग अभिषेक यादव ने की है, उसका प्रस्ताव इटावा जिला पंचायत में पास भी हो गया है, जिसमें 24 जिला पंचायत सदस्यों में से अधिकतर सदस्यों ने इटावा का नाम बदलकर मुलायम नगर रखने का प्रस्ताव पर हामी भरी है। लेकिन अब इस पर सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने ये कहते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर नाम बदलने से ही विकास होता है तो बदल दिया जाए। नाम बदलना ये तो उत्तर प्रदेश सरकार, मैं समझता हूँ कि
7 साल से यही कर रही है, नाम बदल रही है। और नाम बदल करके अगर विकास हो रहा है तो ठीक है, नाम बदल दीजिए। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में, जिसमें अधिकतर जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी से आते हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जिसमें इटावा का नाम बदलकर मुलायम नगर रखने की बात की गई है। इस बारे में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं नेताजी के भतीजे अभिषेक यादव ने कहा कि एक प्रस्ताव आज बोर्ड की मीटिंग में आया है, उस पर निर्णय लेकर अगली मीटिंग में चर्चा की जाएगी कि किस तरह इटावा का नाम बदलकर मुलायम नगर रखा जाए। अब इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिस इटावा का नाम कभी इष्टिकापुरी से इटावा हुआ, क्या इटावा से मुलायम नगर होगा? क्योंकि नाम बदलने का काम सरकार का है। ऐसे में बड़ा संदेश देने के लिए क्या सूबे की योगी सरकार इटावा का नाम बदलकर मुलायम के नाम पर रखेगी और रख भी देगी, तो क्या ये बात अखिलेश यादव को रास आएगी? क्योंकि जब प्रयागराज और अयोध्या का नाम बदला था तब अखिलेश यादव ने जमकर इसका विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।